नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे भारतीय समाज के परिचय की, जो कि गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में तो बीए पार्ट 3 में पढ़ाया जा रहा है और राजस्थान विश्वविद्यालय में ये बीए पार्ट 1 में पढ़ाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जाति की। जाति पे इससे पहले भी मैं आपसे 3 बार मुखातिब हो चुका हूँ और ये अपनी चौथी मुलाकात है। आज की इस मुलाकात में हम बात करेंगे कि भारतीय समाज में जो ये जाति का ढांचा है, ये किन किन दुष्प्रकारियों को, विकृतियों को जन्म देता है, जन्म दे रहा है, जन्म देता रहा है। यानी आज हम बात करेंगे जाति से समाज को, व्यक्ति को, राष्ट्र को क्या क्या नुकसान हुए हैं, हानियाँ हुई है। समाजशास्त्र शब्दावली में कहें तो जाति के दुष्प्रकार्य, डिमेरिट्स। उनमें पहला है श्रमिक की गतिशीलता में बाधक। चूंकि प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है और व्यक्ति को जाति से बाहर व्यवसाय चुनने की अनुमति नहीं होती, अतः दूसरे व्यवसायों में दक्ष होने पर भी व्यक्ति अपने जाति व्यवसाय को करने के लिए बाध्य है, यानी उसको अपना बिजनेस चेंज नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी जाति की एक तो दोष है। दूसरा था श्रमिक की कुशलता में बाधक। जाति प्रथा में खान पान संबंधित अनेक निषेध है, जिनका कुप्रभाव लोगों की शारीरिक मानसिक दक्षता पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त जाति अंतर्विवाही समूह होने के कारण कई बार वंशानुक्रमण में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इससे भी लोगों के स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव पड़ता है। जाति का खान पान का ढांचा, विवाह का ढांचा सुनिश्चित है, इससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं विकृतियां जन्म लेती है। तीसरा है आर्थिक विकास में बाधक। जाति प्रथा के कारण उद्योगों में श्रम विभाजन उचित रूप से लागू नहीं हो पाता। उच्च जातियों के लोग कारखानों में निम्न व्यवसाय नहीं करना चाहते थे। वे जातीय आधार पर विरोधी गुट बनाते हैं। जातिवाद के कारण योग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता और अयोग्य व्यक्ति उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। ये सभी स्थितियां देश के आर्थिक विकास में बाधक है। चौथा है राष्ट्रीय एकता में बाधक। जाति व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण समाज छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक जाति राष्ट्रीय हितों के स्थान पे जातीय हितों को प्राथमिकता देती है। जाति प्रथा ने ही समाज में छुआछूत, उच्चता निम्नता का भाव पैदा किया है और विभिन्न जातियों के लोगों को परस्पर मिलने नहीं दिया है। इस कारण लोगों में राष्ट्रीय एवं हम की भावना का विकास नहीं हो पाया है। जातिवाद की भावना ने राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न की है। अगला है प्रजातंत्र का विरोधी। जाति प्रथा प्रजातंत्र की विरोधी है, क्योंकि प्रजातंत्र के 3 प्रमुख आयाम हैं, आधार हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। जाति इन तीनों का ही गला घोंटती है। ना तो जाति स्वतंत्रता के प्रतिमान पे खरी उतरती है, न समानता के प्रतिमान पे और न ही बंधुत्व के प्रतिमान पे। अगला है निम्न जातियों का शोषण। जाति प्रथा के अंतर्गत निम्न जातियों से कठोर श्रम करवाया गया और उन्हें श्रम के बदले पारिश्रमिक भी बहुत कम या नहीं दिया गया और इससे
निम्न जातियों का एक शोषण का ढांचा समाज में अस्तित्व में आया, जो भी कहीं भी एक स्वस्थ समाज के निर्माण का प्रतीक नहीं था, और इससे भी समाज का विकास अवरुद्ध हुआ। नेक्स्ट, धर्म परिवर्तन। आर्थिक एवं सामाजिक शोषण से मुक्ति पाने के लिए निम्न जातियों में कई लोग ईसाई या अन्य धर्मों को स्वीकार करने लगे। निम्न जातियों को हिंदू समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता रहा, किंतु जब वे धर्म परिवर्तन कर ईसाई या अन्य धर्म के अनुयायी बन गए तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और इस प्रकार धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन मिला। अगला है समाज का विभाजन। जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया और प्रत्येक इकाई अपने ही हित साधन की चिंता करने लगी, ना कि संपूर्ण समाज की। इससे भी एक जो हमारा सामुदायिकता की भावना थी, समाज की जो वी फीलिंग थी, वो खत्म हुई। अगला है सामाजिक समस्याओं को जन्म। जाति व्यवस्था ने विवाह संबंधी जो नियम थे समाज के, जैसे बाल विवाह, दहेज, विधवा पुनर्विवाह निषेध, बेमेल विवाह, कुलीन विवाह आदि की समस्या को जन्म दिया, जो आज भी किसी न किसी रूप से जो समाज है उसको घून की तरह खा रही है। इसमें एक शब्द आया है कुलीन विवाह। कुलीन विवाह, जब मैंने आपको भारतीय समाज में विवाह पढ़ाया, जब आपको बताया कि कुलीन विवाह में क्या है, उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की के मध्य जब विवाह होता था तो वहाँ क्या था कि जो निम्न वर्ण वाले या कुलीन वर्ण की लड़कियों वाले, वो सब के सब अपनी बच्चियाँ किसको देना चाह रहे थे, जो उच्च वर्ण में है, कुलीन वर्ण में है। परिणाम स्वरूप इससे समाज के अंदर दो नुकसान हुए। एक तो निम्न वर्ण के अंदर लड़कियां कम हो गई, और दूसरा क्या हुआ कि जो कुलीन वर्ग था उसमें अब बेमेल विवाह होने लग गए, कि लड़के और लड़की की आयु के मध्य एक बहुत बड़ा अंतर हो गया। इसने भी समाज में बहुत विकृतियों को जन्म दिया। और अगला है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज में अस्पृश्यता को जन्म दिया। कई जातियों के छूने, परछाई पड़ने मात्र से जो उच्च जातियों के व्यक्ति हैं उन्होंने अपने आप को अशुद्धता के भाव से महसूस किया। इसने समाज में एक सामाजिक दूरी, समाज के अंदर एक समानता के भाव के हनन की एक विकृति को जन्म दिया, जिसका मूल कारण था हमारी ये जाति व्यवस्था, जहाँ निम्न जातियों को रस्तों पे चलने की अनुमति नहीं, मंदिर में जाने की अनुमति नहीं, तालाब से पानी लाने की अनुमति नहीं। इससे समाज में बहुत सी विकृतियां जन्म लेती रही। और अगला है प्रगति में बाधक। जाति प्रथा व्यक्ति एवं समाज की प्रगति में भी बाधक रही। जाति संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर जाति से बहिष्कृत होने के भय से लोग परंपराओं से चिपके रहने लगे और नवीन आविष्कारों को अपनाने से डरते हैं। चिपके रह रहे हैं, अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं है, बहुत कुछ खत्म है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं है। अतः वे अपना विकास नहीं कर पाते और संपूर्ण देश अन्य देशों की तुलना में पिछड़ जाता है। यह जाति व्यवस्था ने लोगों को अकर्मण्य एवं भाग्यवादी बनाने में भी योगदान दिया है। और अंतिम दुष्परिणाम के रूप में हम चर्चा कर सकते हैं स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति या गिरी हुई दशा। स्त्रियों की समाज में निम्न प्रतिष्ठा एवं गिरी हुई दशा के लिए जाति प्रथा ही उत्तरदायी है। बाल विवाह के प्रचलन, विधवा पुनर्विवाह के अभाव एवं स्त्रियों को शिक्षा अन्य अधिकारों से वंचित कर दिए जाने के कारण समाज में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर या निम्नतम होती गई, और उसका मुख्य कारण था हमारा ये जाति का ढांचा।
जाति व्यवस्था के उपयुक्त दोषों को देखकर ही हमारे जो समाज विद्वान थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने जाति को जड़ से समाप्त करने की बात की। जब तक ये जाति के बीज अवशेष समाप्त नहीं होंगे तब तक समता मूलक समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। ये मित्रों आज हमने बात की, विद्यार्थियों आज हमने बात की जाति के दोष, हानियाँ या दुष्प्रकारियों की। अब कल मैं आपसे चर्चा करूंगा जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारकों की। पुनः आप सबसे मेरा यही बार बार आग्रह रहता है, मेरा एक सुझाव रहता है कि आप घरों में रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन में संलग्न रहें। अनावश्यक रूप से हमें घर से बाहर नहीं जाना। कोई काम हो तो हमें जो गाइडलाइंस दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ धोना, उन सब की पालना करनी है और घर में रहना, प्रसन्नचित्त रहना, खुश रहना, पढ़ना। हमारा मूल कर्म कार्य समाज में है अध्ययन अध्यापन। उस पे आप लोगों को पूरी तरह से फोकस रहना है, नोट्स बनाने हैं। हाँ, आपकी कोई समस्या है, जिज्ञासा है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप चर्चा करें, इनबॉक्स में आके कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उसमें आके आप बता सकते हैं, सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये शब्द नहीं समझ में आ रहा है, इस बिंदु को आप दोबारा बताएं, या जो भी आपकी समस्या है वो आप शेयर करें। प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन में संलग्न रहें। दिसंबर जा रहा है और थोड़ी ठंड भी है तो उसका भी ध्यान रखें। और घर में विशेषतः ध्यान रखना है हमारे बुजुर्गों का। जो हमारी बुजुर्ग सामाजिक इकाइयाँ हैं, वृद्धतम सामाजिक इकाइयाँ हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान ख्याल रखेंगे आप और स्वस्थ प्रसन्नचित्त रहेंगे। अध्ययन अध्यापन में अपने आप को व्यस्त रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।